हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कमाल की किचन टिप्स जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और ख़ास करके महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। चलिए फिर देख लेते हैं आज की बहुत ही कमाल की किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे है सबसे पहली टिप्स है कांच के बर्तनों को लेके। जो भी कांच के बर्तन यूज करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर कांच के बर्तन यूज करते हैं, तो उनमें एकदम शाइन कैसे बनी रहे। आप देख सकते हो उनमें ऐसी शाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताऊंगी, उससे आप इनको बहुत ही शाइनिंग से रख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कटोरी लेनी है और उसमें हमें डालना है वाइट विनेगर यानी कि सिरका। और वाइट विनेगर डालने के बाद में फिर हमें इसमें डालना है 1 स्पून नमक। हाँ फ्रेंड्स, आप 1 स्पून नमक डाल दीजिए और वाइट विनेगर डाल दीजिए और अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। तो ये एक सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अब ये सोल्यूशन को आपको किस तरीके से यूज करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक स्क्रबर लेना है और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप आपके जो कांच के बर्तन हैं उनके ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। इस तरीके से लगाने के बाद में आप हल्का सा रब करिए, जब मत करिए, लेकिन इस तरीके से आप सोल्यूशन को अच्छे से लगा दीजिए। जहाँ चारों तरफ आपके जो कांच के बर्तन हैं, जितने भी आप कांच के बर्तन यूज में लेते हो, सारे बर्तनों पे इसी तरीके से आप इस सोल्यूशन को लगा दीजिए। इसको लगाने से आप देखेंगे कि इतनी आपके जो कांच के बर्तन हैं इतने अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, एकदम क्लीन चमकने लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे भी कितने भी गंदा आपका कैसा भी गंदा कांच का बर्तन होगा वो भी एकदम शाइन मारने लगेगा, बिल्कुल नए जैसा। तो यहाँ धुलने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से ये शाइन मार रहे, कितने साफ सुथरे हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में जो कांच के बर्तन हैं उनको इसी तरीके से चमकाते हुए रख सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेहूं के आटे को कीड़े लगने से किस तरीके से बचाएं। अगर फ्रेंड्स आप पैकेट लेते हो तो उसकी पैकिंग में डेट ज़रूर देखें और 1 मंथ से पुराना आटा नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पैकेट खरीद सकती है या फिर आप चक्की पे पिसवाती हो तो आटे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना पिसवाएं। 10 केजी आटा पिसवाएं, फिर फैमिली के अकॉर्डिंग ही आप आटा पिसवाएं। तो आप जिस भी डिब्बे में स्टोर करके रखें उसे बढ़िया धोकर धूप में रखने के बाद में ही नए पैकेट का आटा डालें और पुराने आटे में नए आटे को मिक्स ना करें। तो यहाँ पे मैंने डिब्बा लिया, उसको अच्छे से धुल लिया, साफ़ किया, धूप में सुखाया। तो यहाँ पे मैंने उसमें तेज़ पत्ते डाले हैं फ्रेंड्स, और तेज़ पत्ते की एक तीखी सी जो गंध होती है तो उसके कारण आटे में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, इल्लियाँ वगैरह नहीं लगती। कई बार आपने देखा होगा हमारा आटा थोड़ा थोड़ा जुड़ जुड़ सा जाता है, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद सी इल्लियाँ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन सब से बचने के लिए आपको एक उपाय ये करना है, तो ज़्यादा आटा ना खरीदें, हमेशा चक्की में पिसवाएं तो थोड़ा ही पिसवाएं। 1 महीने चले बस इतना ही आटा आप इतना ही पिसवाएं। तो बस डब्बे में मैंने इस तरीके से आटा डाल दिया है और नीचे तेज़ पत्ते इसमें डाल दिए हैं, और आप चाहे तो ऊपर भी 2-3 तेज़ पत्ता रख दें। जब भी हम आटा लेंगे फ्रेंड्स तो तेज़ पत्ता तो हमें दिख ही जाता है, तो आटा छानने में वो निकल भी जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे सूखे नीम की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। और ये मौसम ऐसा है फ्रेंड्स कि इस मौसम में ज़्यादातर उमस या उसके कारण से कीड़े या घुन लगने की इल्लियाँ डर रहता है। अगर हींग के टुकड़े नहीं हैं तो आप उसमें पोटली बनाकर भी डाल सकते हो, इसमें आप खड़ी लौंग भी डाल सकते हो और इस तरीके से आप आटे को कीड़े या घुन इल्ली लगने से बचा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो
यहाँ पे है चॉपर को लेकर ये वीडियो। चॉपर हमारा कई बार क्या होता है कि हम जब भी चॉपर से कोई भी सामान चॉप करते हैं तो हमारा ये चॉपर है इसमें इस तरीके से प्याज या जो भी हम पीसते हैं वो लग जाता है और हमें बार बार धुलना पड़ता है। तो उसके कारण हमारी ये रस्सी है जो ख़राब होती है और रस्सी बहुत जल्दी टूटने की कगार पे रहती है और ये हम बार बार तो ये सब चीज़ें खरीद नहीं सकते। तो रस्सी को हम किस तरीके से अच्छे से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इस तरीके के क्लीन ढक्कन को रखना है और उसके ऊपर आप कैसे भी पॉलीथीन पहना सकते हो, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट पॉलीथीन लगी। तो इस टाइप की आप इसके ऊपर पॉलीथीन लीजिए और इस तरीके से इसको फैला दीजिए और फिर उस पर यहाँ पे जो जहाँ से हम इसको ढक्कन की ये बीच की इस पर एक थोड़ा सा छेद कर दीजिए इस तरीके से, ताकि आपको इसको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें एक छेद कर दिया और अब इसके ऊपर मैं इसको बिठा के और अच्छे से लगाकर आपको पीस के दिखाती हूँ कि आपका ढक्कन आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं धुलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जब भी चॉप करना हो आप बहुत आसानी से चॉप कर सकते हो और आपका जो ढक्कन है ये बहुत ही ईजी बच जाएगा, आपको ये धुलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जो सारा प्याज मिर्च जो भी लगी हुई थी वो पॉलीथीन के ऊपर ही रह गई है और ढक्कन में अंदर बिल्कुल भी नहीं गई है और बहुत ही आराम से आप इसे हटा भी सकते हो। ढक्कन में न ये लगेगा और ना ही आपका ढक्कन ख़राब होगा और आप आपके जो चॉपर है उसको सालों साल तक यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा और टमाटर भी चॉप करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपकी किचन में आप आपके सामान को बहुत ही सेफली रख सकते हो, बार बार सामान को ख़राब होने से रोक सकते हो। तो इस तरीके से आप आपके घर के जो काम हैं उनको भी बहुत इजी कर सकते हो और साथ में आपके सामान को भी सेफ रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए ढक्कन बिल्कुल भी धुलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चॉपर को धुलिए और आपका ढक्कन को सालों भर तक चलाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप। तो यहाँ पे है नेक्स्ट टिप कील को ठोकने को लेके। कई बार क्या होता है हम इस तरीके से किचन में या कहीं पे भी हमें कोई कील लगानी हो कवर्ड वगैरह में तो हम लगा नहीं पाते और इस तरीके से लगाते तो हमें उंगलियों में लगने की दिक्कत रहती है। फिर इस तरीके से हमारी जो कील है वो झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो हमें इसे किस तरीके से बहुत ही ईजी लगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके की कंघी लेनी है, महीन दांते वाली कंघी लेनी है और उसके अंदर इस तरीके से हमें कील को लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कील को अच्छे से इसमें फंसा दिया है और अब देखिए आप कील लगाना कितना आसान हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप कील को लगा सकती हो। तो आप कहीं पे भी आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, आपको किचन में या फिर आपको कवर्ड में या फिर आपको रूम में, आप बिना कोई दिक्कत के बहुत आराम से कील लगा सकती हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन में बहुत ही आराम से कील लगा दी, जहाँ पे मैं कपड़ा बहुत अच्छे से टाँग सकती हूँ। किचन में जो यूज़ में लेते उस तरीके के सामान, कपड़े, हम जो भी हमें यूज़ में लेना होता है उनको हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली नेक्स्ट टिप। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप है हमारे चांदी की जो पजेब है, तोड़ियाँ हैं उनको लेकर, या फिर हमारे पैरों की जो बिछियाँ हैं उनको लेकर। कई बार क्या होता है कि हम इनको बार बार साफ़ करवाते हैं, बहुत गंदी हो जाती है, मिट्टी धूल इन पे बार बार छा जाती है और ये काली पड़ने लगती है। तो ये घर पे ही हम किस तरीके से इनको एकदम क्लीन करें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बता रही हूँ। बिना कोई ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिल्कुल आपके घर में ही आपकी किचन से ही लिए हुए सामानों से आप इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हो। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है किस तरीके से। रोज़ रोज़ पहनने में क्या है कि मिट्टी धूल जम जम के इनके ऊपर गंदगी छा जाती है और उससे इन पे कालापन आ जाता है। तो इनके लिए इन्हें साफ़ कैसे रखें, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। तो हमें यहाँ क्या करना है, पानी लेना है, उसको गर्म कर लेना है और फिर उसमें हमें डालना है बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा। हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर डालना है और उसके बाद में हमें इसमें हमारे जो ये चांदी के जितने भी आइटम हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। आप आर्टिफिशियल को भी साफ़ कर सकते हो। साथ में ही हम एक चम्मच नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें खाने वाला नमक किया है, इसे हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। और अब इसमें हम लेंगे विनेगर, वाइट विनेगर, और अब तीनों को अच्छे से इसमें उबलने देंगे।
और इससे क्या होगा कि जो हमारी पाजेब है, पैरों की बिछियाँ हैं, उनकी सारी गंदगी निकल जाएगी और आपको इसको बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बस ये सब चीज़ें तो आपके सबके पास होती है, सबके घरों में होती है और सब लोग इन्हें बहुत अच्छे से साफ भी कर सकती हो बिना कोई पैसे खर्च किए। आप आपका समय भी बचा सकती है। इसको 5 से 10 मिनट तक ही आपको बॉईल करना है। आप खुद देखेंगे कि इनकी सारी गंदगी किस तरीके से निकल जाएगी और ये कितने अच्छे से क्लीन साफ हो जाएंगी। और इन्हें हम बिछियाओं को किस तरीके से साफ़ करेंगे, तो हमें इस तरीके की रही लेनी होगी। ये तो सबके घर में सबके पास होती है और हम हाथों में लेके तो बिछियाओं को साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रही ले लेंगे और रही लेने के बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब हम इन्हें ब्रश लेनी है और उससे हम इसे रब करते हुए साफ़ कर लेंगे। आप इसमें कोलगेट का भी यूज़ ले सकती हो, लेकिन मेरे को इस यूँ ही बहुत ज़्यादा इजी लगा। मैंने ऐसे ही इनको एकदम क्लीन साफ़ कर लिया था, सारी बिछियाँ और रिंग सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो इसी तरीके से बस आपको कुछ ही मिनट के लिए इनको रफ़ करना है। आप देख सकते हो कि बहुत आसान है इनको रफ़ करना भी और बहुत अच्छे से ये साफ़ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बस कुछ ही मिनट यानी कि 2 से 3 मिनट इनको रब किया था, ज़्यादा मैंने इनको रब भी नहीं किया। 2 से 3 मिनट में एकदम क्लीन साफ़ हो गई थी। और अब आपको धुल के इनको साफ़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ ही सारी पजेब को भी थोड़ा थोड़ा करके इनको मैं अच्छे से रब कर लूँगी। आप देख सकते हो पहले से बेहतर कितनी साफ़ वैसे ही दिखने लगी है ये। और ये जो कलर वाली पजेब होती है, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप इसमें बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जो कलर जिनमें कलर आते हैं वो पजेब के कलर निकलते। मैंने मेरी पजेब इसमें डाल दी थी पैरों की, तो इसका एक साइड का कलर निकल गया, क्योंकि गर्म पानी और जो बेकिंग पाउडर है उससे इसका कलर बहुत जल्दी निकल जाता है, क्योंकि इसमें वाइट विनेगर भी ऐड किया हुआ था। तो प्लीज़ आप इस तरीके से इनको अच्छे से साफ़ करें। बस इनका एकदम पूरी गंदगी साफ़ हो जाएगी। आपको कहीं बाहर से साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपके कोई ज़्यादा पैसे लगेंगे। घर में ही आप इनको बहुत ही इजीली साफ़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अब आपको सब कुछ धुल के दिखा रही हूँ। पहले देख लेना कि कितनी गंदी थी और अब आप देखिए कितनी क्लीन साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप सारी रिंग्स और बिछियाँ इनको आप घर पे ही बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती हो। बार बार आपको ये कहीं बाहर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं बाहर साफ़ करवा के लाओ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे है अगली टिप मेरी। जैसे हमारे कई बार क्या होता है, बारिश का मौसम होता है कुछ भी, जिसके कारण हमारी लाइट वगैरह चली जाती है और हम टॉर्च की इस तरीके से लाइट जलाते हैं तो एक ही जगह इसकी लाइट जल के जाती है, पूरे रूम में या किचन में फॉक्स नहीं फैलता है। तो इसका बहुत अच्छे से रूम में या कहीं किचन में हमारे उजाला जाए, तो उसके लिए आप इस तरीके से कांच का गिलास लीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए, ताकि आपकी किचन हो या रूम हो जहाँ पे आपको उजाला करना हो वहाँ पे पूरा फैल के उजाला हुए। अगर आप खाली नहीं तो एक बार भर के भी आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने खाली और भरा हुआ दोनों गिलास रखे हैं। तो भरे हुए गिलास में ज़्यादा अच्छा मुझे फॉक्स लगा, क्योंकि इसमें पानी में इसकी लाइट का उजाला जाता है तो उससे और भी ज़्यादा ये शाइन मारता है, तो उससे और भी अच्छे से उजाला होता है। और अगर आपको रूम में कम लाइट पे जलाना है तो इस तरीके से आप रूम में भी इसको रख सकते हो। जब आपके रूम में लाइट नहीं है और रूम में आपको हल्का फुल्का उजाला करना होता है, तो इस तरीके से फ़ोन पे रख के आप रूम में भी उजाला कर सकते हो। प्याज को सड़ने से बचाने के लिए सही वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप रोज़ाना किचन में इस्तेमाल करने के लिए जो प्याज रखते हैं उन्हें एक इसी तरह खुले और एक बास्केट, टोकरी या स्टीमर या जालीदार टेरी बैग में स्टोर करके रखें। ध्यान रहे प्याज को प्लास्टिक पॉलीथीन में स्टोर ना करें। और बारिश के मौसम में नमी होने के कारण आलू, प्याज, लहसुन खराब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इनमें प्याज सबसे जल्दी गलने लगता है, इसलिए स्टोर करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो बारिश के मौसम में प्याज को सेफ रखने का तरीका बता रही हूँ। इन टिप्सों से आप प्याज को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हो। प्याज को ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रखना चाहते हो
तो उसके लिए एक सूखा और ठंडा अंधेरा स्थान सबसे अच्छी जगह है। तो इसलिए प्याज को हमेशा ऐसी जगह पर स्टोर करके रखें जहां नमी पानी बिल्कुल ना हो। हल्का सा पानी में संपर्क आते ही प्याज खराब होने लगती हैं। अगर आप प्याज को महीनों तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो उसके लिए नायलॉन स्टोरिंग का इस्तेमाल करें। उससे आपके प्याज साल भर तक ताज़ा फ्रेश रहते हैं। तो उसके लिए पहले सबसे घर के अंदर प्याज को अच्छे से फैला दें ताकि वह अच्छे से सूख जाए और इसे नायलॉन स्टोरिंग के अंदर डाल दे और हर एक प्याज में गांठ लगा दे और उसके बाद उसमें प्याजों को स्टोर करके रख दे। जब भी आप प्याज बाहर से लाते हो तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से देख लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारा कोई प्याज ख़राब निकल आते हैं तो उनको पहले हटाकर रख दीजिए और उसके बाद में घर में इस तरीके से आप प्याज़ों को फैलाकर डाल दीजिए। और प्याज़ों को फैलाकर डालने के बाद में आपको इनको इस तरीके से रख देना है। फिर एक हवादार इस तरीके की टोकरी लेनी है जिससे कि आप उसमें प्याज़ों में हवा लगे। तो यहाँ पे इस तरह की हवादार टोकरी लेनी है। आपको बांस की टोकरी लेनी है जिसमें चारों तरफ से अच्छे से हवा जाती हो अंदर। ज़्यादा देर तक पॉलीथीन में भी ना रखें। और किसी भी प्याज को आप स्टोर करते हो तो उसे पहले अच्छे से पूछ ले सूखे कपड़े से। आपका प्याज ये ज़रूर देख ले कि कोई भी ख़राब ना हो। और इस तरीके की जालीदार प्लास्टिक की भी आप टोकरी ले सकते हो। अगर आपके पास में बांस की नहीं है तो आप जालीदार प्लास्टिक की टोकरी भी ले सकते हो। इस तरीके से साइड में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह के प्याज बताए हैं, एक वाइट वाले हैं और एक रेड प्याज है जो हम सब्ज़ी छौंकने में काम में लेते हैं, ये वाले प्याज को। और ये वाले जो दूसरे प्याज है उनको हम लेते हैं खाने के काम में। तो इसी तरीके से हम प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी मार्केट से प्याज लाओ तो इस तरीके से दबा के लाओ तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका प्याज अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह की दोनों तरह की टोकरियों में प्याज को स्टोर करके रख सकती हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर। समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं तो उसके लिए मैं बहुत ही उपयोगी यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। आलू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें ठंडी और अंधेरी सूखी जगह पर रखना चाहिए। आलू हमें सीधी रोशनी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे हरे हो सकते हैं और उनमें सोलिन नमक एक जहरीला पदार्थ पैदा हो सकता है। आप क्या करिए कि इस तरीके की ढकोली लीजिए, बांस की ढकोली होनी चाहिए और इसमें जो साइडों में छेद होते हैं इस टाइप की, जिसमें चारों तरफ से हवा लगती हो, इस टाइप की आपको आलू की ढकोली लेनी है बांस की, जिसमें ये आलू आराम से आ सकते हैं। तो आप भी जब भी आप आलू मार्केट से लेके आएँ उनका खास ध्यान रखें, वो भीगे ना, बिल्कुल भी उनमें नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई बार ज़रा सी नमी भी सारे आलू को ख़राब कर सकती है। तो आप आलू में इस तरीके से पैक करके रखें या फिर आप इनके अंदर न्यूज़पेपर लेकर इसके बीच बीच में डाल सकते हो। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर लेकर उसको आलूओं के बीच में डाल दें। इससे आपके आलू एकदम ताज़ा फ्रेश रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि फलों की टोकरियों में इस तरीके से न्यूज़पेपर या गत्ते वगैरह आते हैं तो उनसे आप फल वगैरह ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से आप भी आलू के बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े कर करके डाल सकते हो और आपके जो आलू है उनको जितना हो उतना अंधेरी जगह में रखें, लाइट में बिल्कुल ना रखें। और आलू को इस तरीके से आप महीनों सालों तक स्टोर करके रख सकते हो। और इसी तरीके से एक टोकरी में या फिर एक जाली वाली पैक थैला भी आता है उसमें भी आप आलू को रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू को इस तरीके से स्टोर कर के रखा है। तो चलिए एक और टिप आलू की देख है कि हम आलू और प्याज एक साथ रख देते हैं। तो प्लीज़ आप आलू और प्याज एक साथ कभी भी ना रखें क्योंकि दोनों एक साथ रखने से वे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप आलू और प्याज साथ में एक साथ रखते हो तो ये जल्द ही ख़राब कर देते हैं। आलू की नमी रहती है और प्याज थोड़ा गर्माहट रहती है तो ये दोनों ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप इनको अलग अलग भी रख सकते हो, एक साथ कभी ना रखें। जब भी आप आलू प्याज मार्केट से लाओ तो अलग अलग टोकरी में रख दीजिए जिससे आपके आलू और प्याज काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज को इस तरीके से दूर कर दिया है। और जब भी आपको प्याज रखने हो या आलू, उन्हें एक ठंडी जगह पर रखिए या फिर आप इस तरीके की कोई बास्केट या टोकरी वगैरह ले आइए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की स्टैंड लेके आई हूँ और ये जो स्टैंड होती है इसमें आप बहुत ही आरामी से ले आते रख सकते हो और ये हार्डवेयर की दुकान पे बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है और आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम देती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेके आई, मैंने इसे धुला और धुलने के बाद में आपको इसमें ये नहीं कि आप गीले में ही रख दो, पहले इसको सबसे पहले धुल लीजिए
और अच्छे से पूछिए। कपड़े से पूछने के बाद फिर आप इसमें आलू वगैरह रख सकते हो। तो तीनों खानों में आप बहुत ही आराम से रख सकते हो, क्योंकि इसमें जाली होती है, इसमें बहुत सारी छेदें होती है, जिनकी वजह से आपके आलू और प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप लाओगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें स्टील की भी मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग नहीं ला पाते हैं, तो ये प्लास्टिक वाली भी ला सकते हैं। ये 100 रुपये या 150 रुपये तक की मिल जाती है और ये आपको सालों तक काम देती है। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले इनको कपड़े से पूछिए, गीली बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप नमी रखोगे तो ये आपके आलू या प्याज लहसुन उनको ख़राब कर सकती है। सुखाने के बाद में आप अलग अलग खानों में इस तरीके से प्याज को अलग रख सकती हो और आलू को अलग रख सकती हो। तो यहाँ पर मैंने आलू इस तरीके से अलग स्टोर करके रख दिया है, और साथ में ही मैं अब आपको प्याज भी स्टोर करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने प्याज और आलू एक ही जगह स्टोर कर रख सकते हैं। अगर हमारे पास बांस की टोकरी नहीं है तो इनको अलग अलग जगह नहीं रख पाते हैं, तो हम एक ही जगह, जहाँ पे हमारे घर में जगह भी कम है और हमें एक ही जगह स्टोर करके रखना है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे रख के हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों खानों में तीनों चीज़ें रख दी है, लहसुन भी रख दिया है, प्याज भी रख दिया है और आलू भी रख दिया है। तो आप भी इसी तरीके से इनको स्टोर करके रख सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे से आप इन्हें यूज में ले सकते हो। आप इन्हें सालों भर तक भी चला सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको खास ध्यान रखना है कि लाइट के उजाले में बिल्कुल नहीं रखना है, आपको इस तरीके के अंधेरे और ठंडी जगह में इनको रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन की लाइट बंद की है और मैंने बिल्कुल इस तरीके से अंधेरे में मैं इनको रखती हूँ, और इन्हें मैं महीनों तक यूज़ में लेती रहती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, जिन्हें हम करी लीव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कई बार बहुत सारी मीठी नीम ले आते हैं और फिर हम सोचते हैं इनको कैसे स्टोर करके रखें महीनों तक, हम कैसे इनको चलाएँ, इनको हम किस तरीके से यूज़ में लें। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊँगी। आपको मैं 2 तरीके से टिप्स बताऊँगी कि इसको हम महीनों तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीठी नीम ली है, और मीठी नीम को लेने के बाद में फिर इस तरीके से हम इनको पत्तियाँ अलग कर लेंगे डंठल से। अलग करने के बाद में फिर हमें लेनी है इस तरह की आइस क्यूब का एक रेपर, और उसमें सारी नीम की पत्तियों को इसमें इस तरीके से हम डाल देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से डालने के बाद में फिर सबको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी नीम की पत्तियाँ उनके अंदर रख दी है। आप खुद एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी नीम की पत्तियाँ इनमें रखने के बाद में फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। मैं इसे फ्रीज़र में लगा दूँगी, और फ्रीज़र में लगाने के बाद में इसकी मैं आइस क्यूब बना लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आइस क्यूब बना के रखी है, और अब आप इनको बहुत ही ताज़ा हरी भरी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कटोरी में मैंने पानी डाल दिया और उसमें एक आइस क्यूब की है। जब भी आप इन्हें 15 दिन तक यूज़ में ले सकते हो, हफ्ते 15 महीने तक यूज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ताज़ा हरी फिर से पत्तियाँ आपको जब भी यूज़ में लेनी हो, कड़ी पोहा कहीं भी आपको डालनी हो, तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल कर यूज़ में ले सकते हो। लग जाता है, गंदा हो जाता है और हमें इसे बार बार धुलना पड़ता है, तो इसे धुले भी ना और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद हमारा तवा गर्म रहता है और उसमें गैस की धीमी आंच हमें रखनी है, और इस तरीके से 3 से 4 चम्मच हमें उसके ऊपर नमक डाल देना है। नमक हमें वही लेना है जिसे हम रोटी में आटे में डालते हैं, खाने में यूज़ लेते हैं, वही नमक लेना है। इस तरीके से पूरे तवे पे चारों तरफ अच्छे से आपको फैला देना है। तो यहाँ पे जब नमक अच्छे से गर्म हो जाए तवे के ऊपर, तो जो तवा है उसको आप एक कॉटन कपड़ा लीजिए, कपड़ा थोड़ा बड़ा लीजिएगा जिससे कि आपको तवे की आंच ना लगे। और जब तक आप इसको जब अच्छे से गर्म होने पर इस तरीके से आप पूरे तवे पे इसको अच्छे से रब करिए, और अच्छे से रब करने के बाद में फिर आप देखना कि आपके जो तवे पे जली हुई रोटी है या फिर कहीं पे जंग या जो भी लगी हुई है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, और आपको रोज़ रोज़ तवा धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ आप जितनी देर आप इस पर नमक रगड़ सकते हो तवे पे, उतनी देर इसको रब करिए। नमक का कलर ही चेंज हो जाएगा जब तक आप इस पर अच्छे से रब करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तवे पे जो नमक है वो कॉटन के कपड़े से अच्छे से रब किया। और आप पहले देखना कि तवा कितना गंदा था, और अब आप देखिए कि तवा एकदम कितना क्लीन साफ़ हो गया। मैंने वीडियो को ना स्किप की है, कुछ भी नहीं किया है, आपके सामने मैंने तवे को साफ़ करके दिखाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। अगली टिप है इस तरीके के शीशे को लेकर है। तो हम हमारे वॉशरूम में इस तरीके का शीशा होता है, उसे हम काम में लेते हैं। क्या है कि हम इसे रेगुलर यूज़ करते हैं और इसमें पानी के जो छींटे लगते हैं उनसे ये इस तरीके से इतना गंदा हो जाता है। या फिर हम घर पे भी जो मीनार लगा रहता है हमारा, वो भी इसी तरीके से पानी के कहीं छींटे लग जाते, दाग धब्बों से इस तरीके से ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एकदम पहले जैसे क्लीन शाइनिंग मारे, क्योंकि ये वैसे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, ये साफ़ नहीं है,
इसके लिए हमें बस थोड़ा सा नमक लेना है। अगर आप चाहो तो वाइट विनेगर ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो आप सादा पानी भी ले सकते हो, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं वाइट विनेगर का यूज कर रही हूँ। अगर आप के पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। बहुत आराम से पानी से भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने विनेगर किया है ज़रा सा। और अब मैं लूँगी यहाँ पे टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर से इसे हमें अच्छे से साफ़ कर देना है। तो इस तरीके से हमें लगातार इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। टिश्यू पेपर की जगह आप कोई कपड़ा भी यूज ले सकते हो। अगर आपको जो ठीक लगे उस टाइप का आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो शीशे के चारों तरफ का साइड वाला जो प्लास्टिक की ये है, किनारे हैं, इनको भी मैं अच्छे से आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको बहुत अच्छे से साफ किया है। तो आप देख सकते हो हमारा जो आईना है, शीशा है, बिल्कुल नए जैसा शाइन मारने लगेगा, एकदम शाइनिंग चमकने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम जो हमारा आईना है वो एकदम साफ हो गया है। तो इस तरीके से आप आपके शीशे को घर पे ही बिना कोई पैसे खर्च किए हुए एकदम अच्छे से चमका सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर कोई दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप आपके पास कोई भी कितना भी गंदा शीशा हो उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से शाइनिंग मारता है। चलिए, बार हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें ये मिलते नहीं हैं, तो इधर उधर रखे रहते हैं या फिर हम इनको रख के भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको क्या करना है कि जिससे ये एक जगह पे रहें और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें तुरंत आपको ये मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, तो इस तरीके की चूड़ी ले लेनी है जिसे आप कोई भी काम में नहीं लेते हो। और इस तरीके से चूड़ी ले लेने के बाद में फिर आपके जितने भी क्लेचर इसमें आए उसको इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें जितने भी क्लेचर आ रहे हैं उनको इसमें लगा के दिखा रही हूँ। तो आपके छोटे छोटे जो क्लीचर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आ जाएंगे, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज ले सकते हो। जहाँ पे हमारे ये क्लीचर होते हैं और कई बार हम इन्हें इधर उधर रख के भूलते हैं, तो ये आपको जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि इस तरीके के क्लीचर लेना है, और जब भी हम बाथरूम के जहाँ हम सिंक के पास हम हाथ मुंह धोते हैं, हमारा टॉवल लगता है इस टाइप की ये जो होती है कुंदी, तो इसमें हमें जितने भी क्लीचर है इसके चारों तरफ इसमें हम लगा देंगे। क्योंकि जहाँ पे ये होती है बाथ सिंक होती है वहीं पे हमारा मीनर होता है, वहीं पे मीनार होता है, और उसके पास ही हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम बाल वाल सूंघते हैं। तो इस तरीके से आप सारे जो क्लीचर है इसमें लगा दीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा कि मेरे क्लीचर कहाँ रखे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैं टॉवल को भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे आपका टॉवल भी एक जगह फिक्स रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, और आपकी जो सारी क्लीचर है वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगी। इस तरीके से जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत इनको ले सकते हो यूज़ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली टिप पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो ज़्यादा अच्छी थी या फिर ये वाली टिप्स। तो यहाँ पे ये चश्मे के बॉक्स को लेकर हैं। जब भी हम चश्मा लेके आते हैं तो चश्मा को तो हम यूज़ में ले लेते हैं और बॉक्स को हम यूँ ही फेंक देते हैं, फिर हम इन्हें रख देते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारे कुछ काम नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ बताऊंगी कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉक्स ले लेना है और आप आपकी वॉच को इसमें इस तरीक़ा से रख सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारी भी वॉच रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉच का गिरने का डर नहीं रहेगा। इसे आप अलमारी में या कहीं भी रखेंगे तो हमें याद भी रहेगा, और जैसे हमने रखी है सेम वैसे ही हमारी वॉच रखी रहेगी। हम ढूंढेंगे तो हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चश्मे का जो खाली बॉक्स का डिब्बा है इसका बहुत अच्छे से यूज ले सकते हैं, क्योंकि वॉच जो होती है वो काफ़ी महंगी आती है, और कभी कभार होता है कि हम इन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वॉच है उसका खोने का भी डर नहीं रहेगा।
वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली नेक्स्ट। इस तरीके से हम फ्रीज में आटा लगा के रख देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा आटा बच जाता है और जब हम फ्रीज में लगाते हैं तो वो इतना टाइट हो जाता है, इसकी रोटी बनना बहुत मुश्किल होती है। हमें पलोथन लगा के या फिर इस तरीके से हमें इसकी रोटी बनाते पर लेकिन फिर भी ठीक ठाक रोटी नहीं बनती है। तो कुछ ही मिनटों में आटा को हम सॉफ्ट कैसे करें और ताज़ा फूली फूली रोटी कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हमें लेना है इस तरीके का कैस्ट्रोल में हम टिफ़िन को पहले सेट करके देख लेंगे कि इसमें अच्छे से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कैस्ट्रोल में टिफ़िन अच्छे से आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस कैस्ट्रोल में हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी इसमें डाल दिया है और पानी डालने के बाद पानी उतना ही डालिए जितना आपका जो टिफ़िन है, जो भी आप कंटेनर इसमें आटे में रखना चाह रहे हो उसको इसमें रखें। और इस तरीके से रखने के बाद फिर आप इस ढक्कन को इसके ऊपर लगा दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तब इसको खोल कर देखिए, जो आपका आटा है एकदम सॉफ्ट, जैसे पहले ताज़ा फ्रेश रोटी बननी थी उसी टाइप की इससे फिर से सॉफ्ट और ताज़ा रोटी बनेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है और अब मैं आपको इसकी रोटी एकदम ताज़ा फूली फूली बनाकर भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप आटे जब भी फ्रीज में लगाओ या तो आप इस तरीके से आटे को रखिएगा और इससे ताज़ा और फ्रेश रोटी बना सकते हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। लिया है चावल और चावल को इस तरीके से जब भी हमारे चावल में कीड़े घुन लगते हैं तो उसको हम कैसे बचाएं, किस तरीके से हम चावलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है वाइट विनेगर यानी कि सिरका। और वाइट विनेगर है ना, इसकी महक इतनी तेज़ होती है कि जिसके कारण हमारे जो चावल है उनमें कीड़े लगे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे और सारे कीड़े जो अगर अंदर भी रह जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद में आप चावलों को इस तरीके मतलब छान कर कोई कंटेनर में भर कर रख दे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने चावलों के बीच में गिलास रखा और गिलास में वाइट विनेगर डाल दिया है और वाइट विनेगर डालकर इसको पूरे दिन के लिए आपको छोड़ देना है धूप में। और इस तरीके से जब ये पूरे दिन के लिए छोड़ दो तो उसके बाद में आप ये चावलों को अच्छे से छान कर और कोई कंटेनर में भर कर रख दीजिए। इसकी गंधक से जितने भी कीड़े या घुन जो भी होगा सब निकल जाएंगे और आपके जो चावल है वो बहुत अच्छे से बच भी जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे दिन के लिए इनको रखा है। और फिर आप चाहो तो इस तरीके के कोई डिब्बे या कंटेनर में भी आप भरकर इसको इस तरीके से गिलास को रख सकते हो, जिससे भी आपके कंटेनर में कोई भी कीड़े वगैरह नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको सारी टिप्स बताई है किस तरीके से आपको यूज़ में लेनी है।